तो बच्चों हमने आज फ्रिक्शन के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो इसमें हम फ्रिक्शन फोर्स होता क्या है बच्चों, ध्यान से देखो, इसका पूरा कंप्लीट चैप्टर जो है वो आपके सिलेबस में है, ठीक है। तो बेसिकली फ्रिक्शन क्या होता है हमारे पास, मान लो आपके पास जो है बच्चों एक ब्लॉक है, ठीक है। ये मान लो ये कोई रफ सरफेस है, ये वाला जो आपके पास सरफेस है वो रफ सरफेस है, ठीक है। और इसके ऊपर बच्चों एक ब्लॉक जो है वो मूव करने की कोशिश कर रहा है, इसका मास हम लेते हैं हम। तो ये इधर की तरफ मूव कर रहा है, दिस इज डायरेक्शन ऑफ मोशन, ठीक है। तो इसके जो पार्टिकल्स हैं बच्चों, यहाँ पर जो पार्टिकल्स हैं जो सरफेस को टच कर रहे हैं, ठीक है, वो एक दूसरे पे फोर्स एक्ट करेंगे और वो उसको रोकने की कोशिश करेंगे और एक फोर्स लगाएंगे जिस फोर्स को हम कहते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। हम लोग बोलते हैं बच्चों इसको फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, क्लियर। तो इसको बहुत ही आसान है, इट इज अ काइंड ऑफ अपोजिंग फोर्स, ठीक है, जो हमेशा मोशन की अपोजिट लगता है, ठीक है। मान लो अगर ब्लॉक जो है इस तरफ चलेगा बच्चों, ब्लॉक अगर इधर मूव करेगा तो फ्रिक्शन की जो वैल्यू है वो इस तरफ लगेगी अलोंग द सरफेस, क्लियर। तो इसको समझना बहुत ही ज्यादा इजी है, क्लियर। सो बच्चों हम आगे कंटिन्यू करते हैं। फ्रिक्शन के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो है हम दो व्यू मान के चलते हैं, ठीक है। सबसे पहले है, दो व्यू है बच्चों इसमें, एक है ओल्ड व्यू, ठीक है, और एक है बच्चों मॉडर्न व्यू, ठीक है। अब एक बहुत ही सिंपल सी बात है, ओल्ड व्यू में हम क्या मानते हैं कि मान लो जितना ज्यादा एरिया टच करता है, जैसे ये ब्लॉक है, एक ये ब्लॉक है और एक ये ब्लॉक है, तो डेफिनेटली इसमें जो फ्रिक्शन है वो कम होगा इस वाले में, ठीक है। और इस वाले में फ्रिक्शन जो है वो काफी ज्यादा होगा, इस वाले में फ्रिक्शन ज्यादा होगा, ठीक है। ऐसा क्यों मानते हैं आप लोग कि भाई इसका जो एरिया है वो कम टच कर रहा है और इसका एरिया जो ज्यादा टच कर रहा है। तो हम हमेशा एरिया को रेफरेंस मान लेते हैं कि जितना ज्यादा एरिया टच करेगा फ्रिक्शन उतना ज्यादा होगा, ठीक है। लेकिन बच्चों मॉडर्न व्यू में क्या होता है, हम लोग पार्टिकल्स के बीच में लगने वाले, मान लो पहले सरफेस के पार्टिकल है और ये दूसरे सरफेस के पार्टिकल है, तो इनके बीच में लगने वाले इंटरमोलिकुलर फोर्स को स्टडी करते हैं, ठीक है। यानी मॉडर्न व्यू में जो फ्रिक्शन का कारण है वो क्या है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, क्लियर। और ओल्ड व्यू में हम मानते हैं कि जितना ज्यादा एरिया होगा, ये बात कहाँ आके जो है वो मतलब फेल हो जाती है, एरिया वाली बात ध्यान से सुनना। मान लो एक आइस का ब्लॉक है बड़ा सा, ग्राउंड पे रखा हुआ है, ठीक है। लिसन केयरफुली, मान लो ये आइस का एक बड़ा सा ब्लॉक है बच्चों, ठीक है। और इसके ऊपर एक हम ब्लॉक, और ये भी आइस का ब्लॉक है, इसको हम धक्का मार देते हैं, तो इसका तो सारा का सारा एरिया टच कर रहा है आइस के साथ, ठीक है। लेकिन फिर भी ये बिना फ्रिक्शन के आगे चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। ऐसा क्यों है, क्योंकि इनके बीच में लगने वाले जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस है वो क्या है बच्चों, कम है बहुत, इसलिए जो है क्या होगा, ये इसको अपोज जो है वो कम करेगा, क्लियर। तो इसको समझना बहुत इजी है, ओके। सुनना हो, अब क्या है हमारे पास बच्चों, तो ये था हमारे पास ओल्ड व्यू और मॉडर्न व्यू, क्लियर। उसके बाद है बच्चों हमारे पास टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। हमारे पास जो फ्रिक्शन के टाइप्स हैं वो पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। फ्रिक्शन बच्चों बेसिकली तीन कैटेगरी में आता है, ठीक है। सबसे पहले आता है बच्चों स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन। दूसरा आता है बच्चों लिमिटिंग फ्रिक्शन, ठीक है। और जो बच्चों लास्ट है वो क्या आता है आपके पास, डायनामिक फ्रिक्शन, ओके बच्चों। तो ये है आपके पास
ये डायनामिक फ्रिक्शन। तो तीन कैटेगरी में आपके पास फ्रिक्शन आता है, स्टैटिक, लिमिटिंग और डायनामिक। ठीक है, जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन है बच्चों, वो तब अप्लाई करता है जब आप फोर्स लगा तो रहे हो, लेकिन ये जो है रेस्ट पर ही है, ब्लॉक चल नहीं रहा। ठीक है ना, बिल्कुल ही रेस्ट पर है। और लिमिटिंग में क्या होता है कि ब्लॉक जस्ट चलने वाला है। ठीक है, और डायनामिक में एक्चुअल में जो है बच्चों, वो ब्लॉक मूव कर रहा होता है। ठीक है, इसमें जो है ब्लॉक वो एक्चुअल में मूव कर रहा है। आई एम रिपीटिंग अगेन, लिसन केयरफुली। स्टैटिक में बच्चों कंप्लीटली रेस्ट पर रहेगा, लिमिटिंग में जो है वो जस्ट चलने वाला होगा। ठीक है, और डायनामिक में वो एक्चुअल में मोशन में होगा। ठीक है, तो ये तीन तरह का फ्रिक्शन जो है बच्चों वो एक्ट करता है। ठीक है, अब इनकी वैल्यूज कैसे हैं, ध्यान से सुनना। अब इनको कैसे स्टडी करते हैं, जैसे आपके पास बच्चों मान लो एक ब्लॉक है। ठीक है, और ये रेस्ट पर रखा हुआ है। क्लियर। तो जब आप इस पे कोई फोर्स ही अप्लाई नहीं कर रहे, मान लो आप कोई फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे इस पे, ठीक है, तो क्या होगा, तो इसके ऊपर लगने वाला जो फ्रिक्शन है वो जीरो होगा, क्योंकि ये चल ही नहीं रहा, ना ही चलने की कोशिश कर रहा है, तो किसी तरह का अपोजिंग फोर्स नहीं लगेगा। अभी क्या करते हो आप, थोड़ा सा फोर्स अप्लाई करते हो, मान लो 5 न्यूटन। ठीक है, तो ये अपोज भी कितना करेगा बच्चों, 5 न्यूटन। ठीक है, अब मान लो आप थोड़ा सा फोर्स बढ़ाते हो, 10 न्यूटन। अब आपने क्या किया, थोड़ा सा फोर्स और बढ़ाया, तो जो अपोजिंग फोर्स है वो भी एज इट इज बढ़ जाएगा। तो जैसे जैसे आप अप्लाइड फोर्स बढ़ाओगे, वैसे ही वैसे जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो भी बढ़ेगा। और इसका ग्राफ बच्चों कुछ इस तरह से आएगा, ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा इसका। ठीक है, ये है आपके पास अप्लाइड फोर्स। इस पूरे चैप्टर में अप्लाइड फोर्स को हम पी से डिनोट करेंगे, कैपिटल पी से। क्लियर। और यह है बच्चों आपके पास फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो जितना ज्यादा अप्लाइड फोर्स होगा, दिस इज अप्लाइड फोर्स, ओके, उतना ही ज्यादा फ्रिक्शन होगा। अब क्या होगा, एक वैल्यू ऐसी आएगी कि जब ये हाईएस्ट पीक पे होगा फ्रिक्शन। ठीक है, और उसके बाद अगर आप ज्यादा फोर्स लगाओगे तो ये ब्लॉक जो है वो चलने लगेगा। ठीक है, तो ये जो स्ट्रेट लाइन है बच्चों आपके पास, दिस वन, ठीक है, यहाँ पे कौन सा फ्रिक्शन लग रहा है, स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, और ये जो मैक्सिमम वैल्यू है फ्रिक्शन की, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, लिमिटिंग फ्रिक्शन। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, मान लो आपके पास एक कार है और कार का इंजन बिल्कुल खराब हो चुका है, आपने इसको मूव कराना है। ठीक है, ये आपकी कार है, आपने इसको मूव कराना है, तो आप क्या करते हो, दो जने पहले थोड़ा सा फोर्स लगाते हो, तो नहीं चलेगी वो, तो ये आपका अप्लाइड फोर्स हो गया। तो वैसे वैसे फ्रिक्शन बढ़ेगा, आप थोड़ा सा और लगाते हो तब भी नहीं मूव करती। अब एक पॉइंट ऐसा आएगा, यानी ये वाला जो पॉइंट है, ठीक है, कि उससे ज्यादा अगर आप फोर्स लगाओगे तो वो चलने लगेगा, और एकदम से कार जो झटका मार के चलने लगेगी, क्योंकि फ्रिक्शन तब रिड्यूस होता है एकदम से। ठीक है, और फिर लिमिटिंग फ्रिक्शन जो है वो एक जैसा एक्ट करता है। ओके, तो बच्चों लिमिटिंग फ्रिक्शन आपके पास फ्रिक्शन की सबसे ज्यादा वैल्यू है, और जब ऑब्जेक्ट एक्चुअल में चल रहा है तो कौन सा फ्रिक्शन लगेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन। तो ये है बच्चों आपके पास काइनेटिक फ्रिक्शन। बच्चों जिसकी मतलब ये स्पीकर अगर आप ऑफ नहीं कर सकते, मैं क्लास से रिमूव कर दूंगा आपको। ठीक है, प्रशांत आपका स्पीकर ऑन है बच्चे। हाँ, और मैं बच्चे दोबारा किसी को नहीं बोलूंगा प्लीज, ठीक है, तो ध्यान दें। ओके स्टूडेंट्स, तो आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों आपके पास अभी क्या है, नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग। ये था हमारे पास स्टैटिक, काइनेटिक और डायनेमिक फ्रिक्शन। क्लियर। तो बच्चों काइनेटिक और डायनेमिक एक ही है। क्लियर। तो काइनेटिक या डायनेमिक में, यानी जब मोशन कर रहा है, इसमें भी बच्चों दो कैटेगरीज आती हैं। ठीक है, एक तो होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ठीक है, और एक होता है बच्चों रोलिंग फ्रिक्शन। वो जैसा कि नाम से पता चल रहा है, जब कोई ऑब्जेक्ट जो है एक्चुअल में स्लाइड करता है किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के
ऊपर या किसी सरफेस के ऊपर, तो उस केस में लगता है बच्चों स्लाइडिंग फ्रिक्शन। इसमें क्या होता है बेसिकली, स्लाइडिंग फ्रिक्शन में हर एक पार्टिकल जो है वो एक ही स्पीड से मूव करता है, क्लियर। और रोलिंग फ्रिक्शन में क्या होता है, जैसे एक टायर है, वो टायर जो है वो इस सरफेस के ऊपर रोल कर रहा है, तो इसके कुछ पार्टिकल्स इधर मूव करेंगे, ये वाले पार्टिकल इधर मूव करेंगे, ये वाले पार्टिकल इधर मूव करेंगे, ये वाले पार्टिकल इधर की तरफ मूव करेंगे, तभी रोलिंग आएगी ना। और फ्रिक्शन जो है वो टेंजेंशियली लगेगा इस तरह से। और मैं आपको एक बात बता दूं, अगर मान लो, मेरा एक क्वेश्चन है आपसे, आप जवाब दें, अगर मान लो फ्रिक्शन ना हो तो क्या ऑब्जेक्ट रोल कर पाएगा? ठीक है बच्चों, तो अगर फ्रिक्शन नहीं होगा ना तो ये आगे की तरफ स्लाइड कर देगा, जैसे एक ऑब्जेक्ट नहीं स्लाइड करता, या जैसे पहाड़ी इलाकों में क्या होता है, आइस के ऊपर टायर फिसल जाते हैं, ठीक है ना, तो वो घूमने की बजाय स्लाइड करते हैं। तो फ्रिक्शन ही हमारी रोलिंग में हेल्प करता है। फ्रिक्शन इसको पीछे की तरफ घुमा रहा है, ये वाले पार्टिकल जो है वो इधर की तरफ जा रहे हैं, उसकी वजह से ये वाले पार्टिकल आगे की तरफ जाएंगे, ठीक है। तो रोलिंग का सबसे बड़ा कारण ही क्या है बच्चों, फ्रिक्शन। बिना फ्रिक्शन के रोलिंग करना पॉसिबल नहीं है, क्लियर। अब एक और बात छोटी सी, स्लाइडिंग फ्रिक्शन में जो एरिया है बच्चों वो लार्ज होता है, जो लार्ज एरिया टच करता है, ठीक है, इसलिए फ्रिक्शन ज्यादा होता है। जबकि रोलिंग में ऐसा नहीं है, रोलिंग में टायर का सिर्फ एक हिस्सा एक बार में टच करता है, जैसे ये वाला हिस्सा जो मैं मार्क कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसलिए एरिया जो है बच्चों वो लेस टच करता है, इसलिए फ्रिक्शन भी क्या होता है, कम होता है। जैसे मान लो आपके पास एक साइकिल है, मान लो बिना साइकिल, मान लो साइकिल के टायर नहीं है और साइकिल का सिर्फ ऊपर का फ्रेम है, तो उसको घड़ीस के लेके जाना बहुत मुश्किल है, जबकि उसको रोल करके लेके जाना बहुत आसान है, ठीक है। इसमें एक और क्वेश्चन आता है कि भाई अगर आपकी बाइक या साइकिल के टायर में हवा कम है तो क्या उसको चलाना पॉसिबल होगा? उसको चलाना थोड़ा मुश्किल होगा, क्यों? जो कम हवा वाला टायर होगा वो ऐसे दबेगा नीचे की तरफ, तो उसका ज्यादा एरिया टच होगा। और जबकि जिसमें हवा फुल होगी, ये वाला फुल टायर है, तो इसमें कम एरिया टच करेगा। और ये क्या है, इसमें एयर जो है वो लेस है, तो इसमें एरिया ज्यादा हो गया बच्चों, और इसमें एरिया क्या होगा, कम होगा, इसलिए इस वाली साइकिल को चलाना आसान होगा, ठीक है। तो ये था बच्चों आपके पास रोलिंग फ्रिक्शन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि रोलिंग फ्रिक्शन कम क्यों होता है स्लाइडिंग से, क्योंकि उसमें एक बार में कम एरिया टच करता है, ओके। सो आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब है आपके पास लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, बहुत ही आसान टॉपिक है, ध्यान से सुनना। नेक्स्ट वन इज लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, ठीक है बच्चों। पढ़ते हैं आगे, इसको ध्यान से देखना। फर्स्ट लॉ है बच्चों इसमें, सबसे पहला लॉ जो है वो क्या है कि जो फ्रिक्शन है बच्चों, जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है वो हमेशा ऑपोजिट लगेगा, ठीक है। ये जो आपके पास है, अगर ब्लॉक इधर चल रहा है तो फ्रिक्शन हमेशा कहाँ लगेगा, ऑपोजिट। ये तो बट ऑब्वियस है, इसको एक लॉ के फॉर्म में लिखा हमने, ठीक है। दूसरा लॉ क्या है बच्चों, सेकेंड लॉ है आपके पास, वो क्या है, इट इज अगेन इजी। जो मटेरियल है ये वाला आपका और ये वाला मटेरियल है, इसके नेचर पे डिपेंड करता है फ्रिक्शन। जैसे अगर दो आइस ब्लॉक ले लो, उसको चलाना बहुत ही आसान है, उसमें फ्रिक्शन नाम मात्र का होता है, ठीक है। और जबकि एक मेटल का टायर है, मान लो ये मेटल का टायर है और ये रबड़ का टायर है, मेटल और रोड के बीच में फ्रिक्शन ज्यादा होता है, ठीक है। जबकि रबड़ और रोड के बीच में फ्रिक्शन लेस होता है, इसलिए इसको रोल करना ज्यादा आसान है एज कम्पेयर टू दिस टायर, ठीक है। इसलिए हमारा जो टायर है उस वो रबड़ का बना होता है ताकि वो ऐसे रोड पर चल सके, ठीक है। उसके बाद आपकी साइकिल में या आपकी एक्टिवा में ब्रेक पैडलिंग होती है बच्चों, एक ऐसे रिम के ऊपर जो है एक ब्रेक शू होता है, ऐसे वो टच करता है इसको। जब ये आपका ब्रेक शू खराब हो जाता है तो जिसको हम कहते हैं कि ब्रेक कमजोर हो गया, ब्रेक के फेल हो गई है,
तो ये शू खराब हो जाता है, ये घिस जाता है। घिसने की वजह से फ्रिक्शन जो है वो बच्चों बहुत कम हो जाता है। क्लियर? इसलिए जब भी आपकी ब्रेक फेल होती है तो आप किसको चेक कराते हो? ब्रेक शू आपका चेंज होता है, ठीक है, जो कि व्हील को घूमने से रोकता है। क्लियर? तो बच्चों सेकंड लॉ है कि किस पे डिपेंड करता है? नेचर ऑफ मटेरियल पे। ये ध्यान रखना है। पहला लॉ है, ये कहाँ लगता है? हमेशा ऑपोजिट में लगता है फ्रिक्शन। दूसरा बच्चों क्या है? किस पे डिपेंड करता है? नेचर पे। तीसरा है बच्चों, ये किस पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है बच्चों एरिया, एक्चुअल एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट पे। किस पे? जो एरिया एक्चुअल में आपस में टच कर रहा है ये वाला, ठीक है, दिस इज एक्चुअल एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट, इस पर डिपेंड करता है। ठीक है। और जो बच्चों लास्ट लो है वो थोड़ा मैथमेटिकल है, ध्यान से देखना, बहुत ही आसान है। हमने पता क्या किया? हमने दो ब्लॉक्स को रखा और फ्रिक्शन को मेजर करने की कोशिश की। तो हमने पाया जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो नॉर्मल रिएक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है। आप सभी जानते हैं, मान लो एक सरफेस है, उस पे ब्लॉक रखा हुआ है, इसका मास अगर m है तो नीचे इसका वेट कितना लगेगा बच्चों? mg। और ऊपर नॉर्मल रिएक्शन कितना मिलेगा? r। तो r यहाँ पे किसके बराबर है? mg के। ठीक है। और तो जितना ज्यादा वेट होगा उतना ज्यादा वो नीचे की तरफ दबेगा, टच करेगा, ठीक है, तो उतना ही ज्यादा फ्रिक्शन होगा। और आपको पता है प्रोपोर्शन का साइन हटा के बच्चों क्या लगता है? कफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ये कांस्टेंट है आपके पास, जिसको हम बोलते हैं बच्चों कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है। अब बहुत ही सिंपल सी बात है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। ये फॉर्मूला सभी ध्यान रखें, ये मेन जो है आपका पूरे चैप्टर में चलने वाला है, F इक्वल टू म्यू आर। म्यू की जो वैल्यू है बच्चों 0.1 से लेके 0.9 या 10 1 भी हो सकती है। क्लियर? अब एक और चीज देखो, मान लो एक ब्लॉक है 5 kg का, ठीक है, और इसका जो म्यू है बच्चों वो कितना है? 0.5 मान लेते हैं। तो अब आप मुझे ये बताएं कि इसको रोकने के लिए फ्रिक्शन कितना लगेगा? बहुत आसान है, फ्रिक्शन का फॉर्मूला बच्चों क्या होता है? म्यू आर। ठीक है। और आर किसके बराबर है? आर ऊपर लग रहा है, आर यहाँ पर बराबर है बच्चों mg के। ठीक है। तो यहाँ पे पुट कर दें हम, तो क्या बन जाएगा? ये म्यू एम जी। म्यू कितना है आपके पास बच्चों? 0.5। और मास कितना है बच्चों आपके पास? 5 kg। और जी की वैल्यू 10 मान लेते हैं। तो ये बच्चों बनेगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये बनेगा 25 न्यूटन। यस। अब इसको रोकने के लिए बच्चों 25 न्यूटन का फ्रिक्शन लग रहा है, ठीक है। तो बट ऑब्वियस है कि इसको चलाने के लिए कम से कम जो है वो कितना फोर्स लगाना पड़ेगा? 25। क्योंकि जितना फोर्स रोक रहा है कम से कम उतना तो लगाना ही पड़ेगा। ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जाता है आपसे कि आपके पास एक ब्लॉक है, उसका म्यू और मास दे देंगे आपको, और पूछेंगे कि बताओ इसको चलाने के लिए कितना फोर्स लगेगा मिनिमम। ठीक है। तो अभी क्वेश्चन आप ही खुद सोल्व करें। 10 kg का ब्लॉक है और म्यू की वैल्यू है बच्चों 0.3। फाइंड एफ मिनिमम टू मूव दिस ब्लॉक। जल्दी से फाइंड करें, कितना फोर्स लगाऊं कि चल पड़े? बिल्कुल सही है। यस, एफ का, गुड गुड गुड, वेरी गुड। एफ का फॉर्मूला बच्चों होता है म्यू आर। एफ इक्वल टू म्यू की वैल्यू है 0.3, आर है बच्चों एम जी, और एम है आपका 10, और जी भी 10 लिया, तो ये आ जाएगा आपके पास 30 न्यूटन। तो आंसर इज 30 न्यूटन। दिस इज योर आंसर। ओके, सो इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। तो अब जो है बहुत ही आसान है, ध्यान से देखो। अब आपको एक बात समझ आई कि म्यू जो है वो एक्चुअली है क्या? म्यू सिंपली बच्चों, आपको देखो फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या है? म्यू आर। ठीक है। अगर म्यू ज्यादा होगा तो फ्रिक्शन भी क्या होगा? ज्यादा होगा। तो बट ऑब्वियस है कि जिसका नेचर नेचर पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। मान लो जैसे मैंने आपको बताया था रबड़ और रोड,
और ये मेटल टायर और रोड, किसका म्यू ज्यादा होगा? टेल मी। ये मेटल का टायर है। हाँ, बिल्कुल। इसका म्यू क्या होगा बच्चों? ज्यादा होगा, ठीक है। और इसका म्यू कम होगा। तो म्यू सिंपली बच्चों किसको डिफाइन करता है? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को, ठीक है। क्लियर? नाउ अब आप ये वाला क्वेश्चन करें। मैंने इसके ऊपर लगाया बच्चों 50 न्यूटन का फोर्स, ठीक है। और इसका मास है बच्चों 10 kg, और इसका कफिशिएंट है 0.6। तो अब आप मुझे बताएं कि इस पे नेट फोर्स कितना लगेगा। एक काम करो, म्यू को ले लो बच्चों 0.3। टेल मी, आपने नेट फोर्स बताना है कितना लगेगा। पहले फ्रिक्शन निकाल लो सभी। स्क्रीन पॉज करें और उसको सॉल्व करने की कोशिश करें, बहुत इजी वन है। बिल्कुल सही है। बाकी भी बताएं। गुड, वेरी इजी। लिसन, फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या होता है? म्यू आर। म्यू है आपके पास 0.3, यहाँ लिख लेता हूँ 0.3। एम जी, एम है बच्चों 10 और जी भी है 10, ये हो गया आपके पास 30 न्यूटन। तो इधर की तरफ रोकने के लिए फोर्स कितना लग रहा है इसको? 30 न्यूटन अपोजिंग फोर्स लग रहा है। इधर को कितना फोर्स रोक रहा है बच्चों? 30 न्यूटन। तो नेट फोर्स कैसे निकालते हैं? ग्रेटर फोर्स माइनस लोअर फोर्स, तो ये आ गया आपके पास 20 न्यूटन। अपोज करेगा तो नेक्स्ट बचेगा आपके पास बच्चों 20 न्यूटन, ठीक है। अच्छा, एक्सेलरेशन बता सकते हो? फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन क्या आएगा? एफ इक्वल टू बच्चों होता है एम ए। एफ दिया है M10 है, तो ए आ जाएगा आपके पास 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। यस, इट इज वेरी इजी। तो आप यहाँ से एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हो, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन में और को ऐड कर देते हैं। अब करते हैं, देखो आगे इसको ध्यान से देखना। कुछ भी पूछ सकते हैं इसमें। लो अब एक क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है। 5 kg ब्लॉक, फोर्स लगाया 20 न्यूटन, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है 0.5। नेट फोर्स बताएं कितना होगा। पहले फ्रिक्शन कैलकुलेट करें। फ्रिक्शन में फ्रिक्शन 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 इसका नेट फोर्स बच्चों 0 आएगा। दिमाग यूज करो अपना, ध्यान से देखो सभी। यस यस, ऐसा इसलिए है बच्चों। तो बच्चों इसमें फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ही 25 न्यूटन आ रहा है ना। एफ इक्वल टू म्यू आर। म्यू था 0.5, आर था 10 × 10, ठीक है। तो सॉरी, 5 × 5, तो ये आ गया आपके पास 25 न्यूटन, और आप लगा रहे हो 20 न्यूटन। ब्लॉक चलेगा ही नहीं, हिलेगा ही नहीं वो, तो नेट फोर्स 0 आएगा, ठीक है। आपने क्या किया, माइनस करके 5 निकाल दिया कि 20 लग रहा है और 25 अपोज कर रहा है। 25 अपोज करेगा ही नहीं बच्चों, क्योंकि वो चलने की कोशिश ही नहीं कर रहा ब्लॉक, मतलब मूव नहीं कर रहा, ठीक है।
तो नेट फोर्स आएगा 0। ओके स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन। अब है आपके पास 10 kg ब्लॉक, म्यू है 0.2, फोर्स लगा देते हैं 80 न्यूटन। ठीक है, एक तो आपने दो चीजें बतानी है, एक तो बताना है नेट फोर्स, ठीक है, एक बतानी है आपने एक्सेलरेशन, ठीक है। तीसरी चीज बतानी है वेलोसिटी आफ्टर 3 सेकेंड, 3 सेकेंड बाद इसकी स्पीड कितनी होगी। जल्दी से सॉल्व कर दो फटाफट, स्क्रीन पॉज करो, ट्राई करो। हम्म, ठीक है, गुड गुड गुड, वेरी गुड। हाँ सही है, गुड। ओके, सारे बच्चे अच्छा कर रहे हैं, वेरी गुड। ठीक है, बहुत आसान है। पहले आपने फ्रिक्शन निकाला होगा, फ्रिक्शन आया होगा बच्चों 20 न्यूटन, आई एम राइट? ठीक है ना, म्यू आर 0.2 इंटू 10 तो बच्चों फ्रिक्शन आ गया आपके पास 20 न्यूटन। डन। और 60 का आप 80 का फोर्स लगा रहे हो, तो नेट फोर्स बनेगा बच्चों 60। तो आपका पहला आंसर है, नेट फोर्स आ गया बच्चों आपके पास 60। ठीक है, और फोर्स का फॉर्मूला आपको पता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन आ गई बच्चों आपके पास फोर्स बाय मास, यानी 60/10 यानी 6। ठीक है, और वेलोसिटी पूछी हुई है 3 सेकंड बाद, बहुत आसान है। v का फॉर्मूला होता है u प्लस एटी, u 0 है आपके पास, इनिशियल स्पीड, एक्सेलरेशन 6 से 3 सेकंड बाद पूछा हुआ है, तो ये आ गई 18 मीटर पर सेकंड। ठीक है, ओके बच्चों, तो इस तरह के क्वेश्चन आप कर सकते हैं बहुत आसानी से। क्लियर?